नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी का जो यूनिट 3 है उसका सेकेंड पार्ट, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड या लिपिड्स कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि आपको पढ़ना है बायोसिंथेसिस या फैटी सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में पामिटिक एसिड का। ठीक है, पामिटिक एसिड सैचुरेटेड कार्बन होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि अनसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, सारी चीज़ें आपको लिपिड के बारे में पढ़ाई जा चुकी हैं। देन आपको पढ़ना है कीटोजेनेसिस। ठीक है, फिर उसी में आपको पढ़ना है, आपको वहाँ पे पढ़ना है अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा एंड ओमेगा फैटी एसिड का। ठीक है, विथ इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, इवन एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एक एक करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। अब लिपिड अगर आपने पढ़ा तो आपको पामिटिक एसिड पता होगा। ठीक है, कि पामिटिक एसिड क्या होता है। ठीक, पामिटिक एसिड एक क्या है? एक आपका लिपिड है। पामिटिक एसिड क्या है? एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताना चाहूँ, सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें नो डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड। और जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। वो भी दो तरीके के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिपिड के बारे में पढ़ाई गई हैं। वीडियोस का जो लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आपको अगर डेली वीडियोस की अपडेट चाहिए या कि वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी जाननी होती है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल और हमारे बेसिकली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या आपको कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सुविधा रहे डेली वीडियोस के अपडेट मिलने में, क्योंकि टेलीग्राम पे डेली वीडियोस की अपडेट मिलती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डी नोवो सिंथेसिस। अब यहाँ पे एक लिखा है कि डी नोवो सिंथेसिस। देखिए, डी नोवो पाथवो का मतलब होता है कि न्यू वे ऑफ सिंथेसिस, किसी चीज़ के बनने का क्या हो, न्यू वे। अब सिंथेसिस का आपको पता है मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। और जहाँ सिंथेसिस की बात की जाए, बनने की बात की जाए, मतलब छोटे छोटे चीज़ों को ऐड करके बड़ा चीज़ बनाने की बात की जाए, और यहाँ हम पामिटिक एसिड बनाने वाले हैं, दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म हो रहा है। अब ये बेसिक चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है। इसके लिए सारी चीज़ों के लिए आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। वहाँ मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में सब कुछ क्लियर कर दिया है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पहली वीडियोज़ जरूर देखा करिए आप। ठीक है, अब देखिए, डी नोवो सिंथेसिस का साइट कहाँ है, मतलब पामिटिक एसिड बन कहाँ का सकता है। तो देखिए, बेसिकली जो फैट के बनने या स्टोरेज वाले एरिया होते हैं वो लीवर, ठीक है, किडनी और एडिपोज टिश्यू में। यहाँ पे क्या होते हैं कुछ, देखिए क्या होता है कि सम ऑफ द डाइटरी कंपाउंड मतलब जो आप खाने डाइट के थ्रू लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, आलू वगैरह में सब में पाया जाता है, अमीनो एसिड्स, जिसमें प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड, व्हेन दे कंज्यूम्ड इन एक्सेस क्वांटिटी, जब आप इनको एक्सेस क्वांटिटी में खा लेते हैं, मान लीजिए आपकी जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपने इनको खा लिया है, तो ये क्या होते हैं, ये स्टोर हो जाते हैं फैट के फॉर्म में, जिसको फैट ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड आप सभी को पता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड चेन से मिलकर बनता है, मतलब 3 फैटी एसिड चेन और एक CH2OH एक मॉलिक्यूल ग्लिसरीन मिलके क्या बनाता है, ट्राइग्लिसराइड। तो ये ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं बेसिकली कहाँ पे, आपके एडिपोज टिश्यूज में, लीवर्स में, किडनी में। ठीक है, उनकी सेल्स में, टिश्यूज में क्या होता है, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, अब डी नोवो सिंथेसिस जो है फैटी एसिड का, मतलब फैटी एसिड बनने का जो डी नोवो सिंथेसिस है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आप प्रोडक्शन करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए का। अब इसके पहले आपने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस, इसीलिए देखिए आपका सिलेबस बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। अब ग्लाइकोलिसिस में आपने पढ़ा था कि आप पायरूवेट बनाते हैं। ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपने लिया, ठीक है,
आपने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज से बनाया पायरूवेट 2 कंपोनेंट। अब इस पायरूवेट से आप क्या बना रहे थे, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इसी एसिटाइल कोएंजाइम ए का यूज कहाँ पे हो रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम ए से आप आगे क्रेब्स साइकिल चला रहे थे और सारी चीजें। तो यहाँ पे सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, फिर फैटी एसिड को तोड़ने के लिए भी हमेशा क्या होगा, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जरूरत क्या पड़ेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम आपको कहाँ से मिलेगा, जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा, पायरूवेट बनेगा, और पायरूवेट से आप क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। ठीक है, पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज करें, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे और NADPH बनाएंगे। NADPH का बनना भी हमने ट्रिपल-P पाथवे में पढ़ा था। ठीक है, NADPH का प्रोडक्शन आप करेंगे तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कई पाथवे से बन सकते हैं। तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, पीछे की वीडियोस जाकर जरूर देखिए कि आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू मेलोनिल कोएंजाइम ए, बात ये होती है कि ये प्रोसेस चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में 2 रीजन पाए जाते हैं, मैट्रिक्स वाला रीजन और एक मेम्ब्रेन वाला रीजन। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ये होता है, ये एंटर नहीं कर पाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इस वजह से इसको कन्वर्ट करना पड़ता है मेलोनिल कोएंजाइम ए। ठीक है, मेलोनेट आपको पता होगा कि क्रेब्स साइकिल में आता भी है। तो मेलोनिल कोएंजाइम ए से ये कन्वर्ट किया जाता है, एक सटल सिस्टम बनाया जाता है ताकि ये अंदर चला जाए। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स, उसके बाद फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स लगा के हम पाल्मिटेट बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक, यहाँ पे लिखा है। अब प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ये क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम जो ए है, ये रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए होना चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ये मिलता कहाँ से है, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम आपको मिलता है जब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट कराते हैं, दैट मीन्स ये पायरूवेट। ठीक है, अब ये पायरूवेट आपको कहाँ से मिला, ये पायरूवेट मिला, ग्लूकोज का क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ। ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ और ये पायरूवेट मिला माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंड फ्रॉम अमीनो एसिड एंड फ्रॉम कीटोन बॉडीज। देखिए, ये पायरूवेट आपको कई जगहों से मिलता है, जैसे आपको एसिटाइल कोएंजाइम एक पायरूवेट के ऑक्सीडेशन से मिल सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, अमीनो एसिड से मिल सकता है, और कीटोन बॉडीज, कीटोजेनेसिस आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, उससे भी एसिटाइल पायरूवेट आपको मिल सकता है। तो 3 जगहों से पायरूवेट मिल जाएगा। अब ये पायरूवेट आपको मिल गया साइटोसॉल में, मान लीजिए ये कोई सेल है। ठीक है, सेल के अंदर साइटोसॉल में आपको पायरूवेट मिल गया। ये जो मैंने पूरा राउंड बनाया है, अगर मैं इसको मिटाऊँ, जिसको मैं ये कह रही हूँ, ये क्या है, पूरा साइटोसॉल है। ठीक है, अगर इस तरीके से देखा जाए, ये पूरा साइटोसॉल है। अब इस साइटोसॉल से इस पायरूवेट को कहाँ जाना है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी माइटोकॉन्ड्रिया की ये मेम्ब्रेन है और अंदर क्या है, ये मैट्रिक्स वाला एरिया है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाना है। ठीक है, दिस रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होगा, ये फैटी एसिड वाला रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, दैट इज इम्परमिएबल टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो होता है ना, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए इम्परमिएबल होता है। अब पायरूवेट क्या हो गया, पायरूवेट एंटर कर गया, पायरूवेट से पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज का यूज करके या पायरूवेट कार्बोक्सिलेज का यूज करके हम क्या करते हैं, पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज का यूज करके एसिटाइल कोएंजाइम ए और पायरूवेट कार्बोक्सिलेज का यूज करके ऑक्सैलोएसिटेट बना लेते हैं, जो कि फिर आगे क्या बनाएगा, सिट्रेट सिंथेज का यूज करके सिट्रेट बनाएगा। ठीक, अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ये है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे बड़ा सा मार्क बना है, दैट इज दिस मीन्स दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मेम्ब्रेन। ठीक है, कि ये मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं, हम एसिटाइल कोएंजाइम ए को अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करते हैं। इसके कुछ जैसे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, मान लीजिए अगर आप एक रास्ते से नहीं घुस सकते हैं, मतलब सीधी उंगली से आप घी नहीं निकाल सकते, तो आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सेम चीज यहाँ पे हम कुछ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे उसको देखते हैं कि यहाँ पे हम द एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कंडेंस्ड टू ऑक्सैलोएसिटेट एंड टू फॉर्म द सिट्रेट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलोएसिटेट को कंडेंस करके क्या बना लेंगे, सिट्रेट बना लेंगे। ठीक है, सिट्रेट, द फॉर्म्ड सिट्रेट इज इजीली ट्रांसपोर्ट आउट टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू साइटोसॉल मैट्रिक्स। अब ये जो सिट्रेट होगा ये इजीली ट्रांसपोर्टेबल है
इस बैरियर को, इस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को ये आसानी से पार करके साइटोसॉल में जा सकता है, क्योंकि फैटी एसिड का सिंथेसिस कहाँ होगा, साइटोसॉल के मैट्रिक्स में होगा। द फॉर्म्ड सिट्रेट अंडरगोज रिएक्शन सीरीज विथ पर्टिकुलर एंजाइम्स, यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, द फॉर्म्ड सिट्रेट अंडरगोज रिएक्शन सीरीज विथ पर्टिकुलर, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, एंजाइम्स एंड प्रोड्यूसेस फैटी एसिड। ठीक है, अब कई सारे एंजाइम का यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर एंजाइम के साथ, जैसे सिट्रेट से ऑक्सैलोएसिटेट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इससे क्या होगा, फिर को एंजाइम ASH से एसिटाइल को एंजाइम A बनाएगा, उससे फैटी एसिड बन जाएगा। ठीक है, या ऑक्सैलोएसिटेट से मैलेट बनेगा, मैलेट से पायरुवेट, अब यहाँ से CO2 बनेगा और इसका ऑक्सीडेशन होकर फैटी एसिड बन जाएगा, यहाँ NADPH H+ से फैटी एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से अल्टीमेट रिएक्शन हमको मिल जाएगा। अब उन 3 स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम को क्या करेंगे, मैलोनिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करेंगे। तो एसिटाइल कोएंजाइम A क्या होता है, अंडरगोज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस्ड मैलोनिल कोएंजाइम A। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करते हैं जिससे कि हम मैलोनिल कोएंजाइम A बना सके। तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम के साथ एक एसिटाइल कोएंजाइम A का रिएक्शन कराते हैं, हम इसे CO2 देते हैं, इसमें ATP की जरूरत पड़ेगी और यहाँ एक एंजाइम देंगे एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज, क्योंकि हमें कार्बोक्सिलेशन कराना है, और एडिशनल में इसमें बायोटीन की जरूरत पड़ती है, विटामिन है, बायोटीन देंगे, तब यहाँ पे जाके क्या बनता है, मैलोनिल कोएंजाइम A। दिस इज एन ATP डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब ये ATP डिपेंडेंट रिएक्शन है, एंडरगोनिक रिएक्शन है, मतलब यहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्स बायोटीन फॉर CO2 फिक्सेशन, और CO2 को फिक्स करने के लिए यहाँ बायोटीन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेज आर कैटालाइज्ड बाय मल्टी फंक्शनल एंजाइम, जिसको कि हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड सिंथेज। अब यहाँ पे जो ये मैलोनिल कोएंजाइम A बन गया, अभी इससे फैटी एसिड बनने में इस तरीके से साइकिल चलेगी। यहाँ पे फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स मतलब कई सारे मल्टी फंक्शनल एंजाइम होता है, जिसको कि फैटी एसिड सिंथेज कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। ईच मोनोमर प्रोसेस पॉसेस द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम एंड एसाइल कैरियर प्रोटीन। अब हर मोनोमर के पास जो होगा उसके पास एक्टिविटी होती है डिफरेंट, ईच मोनोमर पॉसेस द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम। हर मोनोमर के पास, एक एक सिंगल के पास क्या होगा, डिफरेंट एंजाइम की एक्टिविटी पाई जाएगी और एक एसाइल कैरियर प्रोटीन पाया जाएगा, जैसे आप ACP ऐड हुआ देखेंगे। ठीक है, दिस सीक्वेंस रिएक्शन विल बी डिस्कस्ड बिलो। अब यहाँ ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, तो इसके लिए मैंने एक अल्टरनेटिव डायग्राम यूज किया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने एसिटाइल कोएंजाइम A लिया है, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज का यूज करके मैलोनिल कोएंजाइम A बना लिया है। उसके बाद मैलोनिल एसिटिल ट्रांसएसाइलेज का यूज करके मैलोनिल ACP बना लिया है, ACP का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया है। फिर 3 कीटो एसाइल सिंथेज का यूज करके एसिटो एसिटाइल ACP, फिर आपका 3 कीटो एसाइल रिडक्टेज का यूज करके यहाँ पे R3 हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिल ACP बना लिया है, यहाँ पे हाइड्राटेज का यूज करके ब्यूटाइनिल आपका ब्यूट 2 इनोइल ACP। ठीक है, उससे इनोइल रिडक्टेज का यूज करके ब्यूटाइरिल ACP, और ये साइकिल जो है रिपीट होगी 7 टाइम। ठीक है, 7 टाइम ये साइकिल रिपीट होने के बाद क्या बनता है, पामिटिक एसिड बनता है। ठीक है, ब्यूटीफुल से डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, पायरुवेट का यूज किया। पायरुवेट से यहाँ पे हमने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे लगेगा, उसका यूज करके एसिटाइल कोएंजाइम A बना लिया है। ये एसिटाइल कोएंजाइम आपका साइटोसॉल से, आपके माइटोकॉन्ड्रिया से हमें क्या करना है, साइटोसॉल में भेजना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से डायरेक्टली नहीं जा पाएगा, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं सिट्रेट में। ठीक है, सिट्रेट को हम भेजते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं हम मैलोनिल कोएंजाइम A। मैलोनिल कोएंजाइम से फिर ब्यूटाइरिल ACP, यहाँ पे फर्दर एंजाइम्स के नाम आपको दे रखे हैं। ठीक है, फिर NADPH+H+ का यूज करके NADP बनाएंगे, इनोइल ACP बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर 3 ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP बनाएंगे, कीटो ACP बनाएंगे, फिर से मैलोनिल। ये 7 टाइम साइकिल चलती है। ठीक है, यहाँ पे बताया कार्बन 16 पे ACP है और कार्बन 18 पे ACP है। तो ACP का फुल फॉर्म मैंने बताया, तो इस तरीके से साइकिल चलती है। ACP क्या था, एसाइल कैरियर प्रोटीन, जैसे कि यहाँ मैंने बार बार बताया था। ठीक है, FAS क्या है, आपका फैटी एसिड सिंथेज। तो सेम चीज यहाँ भी बताई गई है कि किस तरीके से, बस यहाँ स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया। ठीक है, किस तरीके से मैलोनिल कोएंजाइम A बना। ठीक है, सेकेंड स्टेप, फिर इस तरीके से थर्ड स्टेप आपका बीटा कीटो एसाइल ACP बना। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल ACP बना। 5th स्टेप
इस तरीके से यहाँ पे, और लास्ट में जाके आपका पाल्मिटेट या पाल्मिटिक एसिड बन जाता है, ठीक है। अगर समरी पाल्मिटेट की सिंथेसिस की करें तो ये पाल्मिटेट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 16 कार्बन एटम्स, ठीक है, एंड दिस इज ओनली 2 कार्बन एटम कम्स फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड द रिमेनिंग 14 कार्बन एटम कम फ्रॉम माइलोनिल कोएंजाइम ए। अब पाल्मिटेट जो है वो 16 कार्बन एटम वाला एक एंजाइम है, एक फैटी एसिड है, ठीक है, जिसमें से केवल 2 कार्बन एटम एसिटाइल कोएंजाइम से ए से आते हैं, बाकी बचे हुए रेस्ट ऑफ 14 कार्बन एटम कहाँ से आते हैं, माइलोनिल कोएंजाइम ए से आते हैं, ठीक है। अब द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ पाल्मिटेट की बात करें तो हाँ, यहाँ पे 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए, 7 ATP, 14 NADPH और 14 H+ का यूज करके एक पाल्मिटेट 8 कोएंजाइम ए, 7 ADP, 7 फॉस्फोपीआई फॉस्फेट बॉन्ड और 6 H2O का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से आपका सिंथेसिस ऑफ पाल्मिटेट मिल गया। अब हम आगे पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन कवर करें ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। होपफुली पीछे की चीजें आपको फैटी एसिड सिंथेसिस पाल्मिटिक एसिड का समझ में आया होगा, पाल्मिटिक एसिड क्या है, ये सारी चीजें। अब देखिए आपको यहाँ पे डाइजेशन भी पढ़ना है फैटी एसिड का, लेकिन आप उसको डाइजेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हम सिर्फ सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म वो उसकी कुछ जो चीजें आपके सिलेबस में है बस उसी को पढ़ रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन बीटा, अल्फा और गामा, ओमेगा तीनों तरीके का होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें दिया सिर्फ आपका बीटा और ओमेगा ही है, तो यही दो हम पढ़ेंगे। इसमें से पर्टिकुलरली बीटा ज़्यादा फोकस करके दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन फैटी एसिड की अगर मैं बात करूँ तो फैटी एसिड जो होता है ऑक्सीडाइज होके, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक। बीटा, अल्फा और गामा ऑक्सीडेशन जो होता है क्वांटिटेटिवली, बीटा ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे, जैसा कि मैंने बोला भी, तो बीटा ऑक्सीडेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे होता है। टर्म बीटा जो है ये क्यों बीटा ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, प्लेस बाय बीटा कार्बन ऑफ फैटी एसिड विथ रिमूवल ऑफ 2 कार्बन एटम एट टाइम ऑफ फ्रॉम कार्बोक्सिल एंड ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखिए जब आप एक कार्बोक्सिल चेन बनाते हैं तो इस तरीके से देखिए, ये भी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया और यहाँ भी स्ट्रक्चर दिखाया है। जो आपका कार्बन नेक्स्ट टू द COOH ग्रुप, जो COOH ग्रुप के नेक्स्ट वाला कार्बन होता है, दैट मीन्स ये वाला कार्बन, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा, ये COOH ग्रुप के बाद ये वाला कार्बन जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अल्फा कार्बन। उसके बगल वाला कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन, उसके बगल वाला गामा कार्बन, और इसी तरीके से कई सारे नेम होते हैं। और जो लास्ट वाला आपका कार्बन होता है वो कहलाता है ओमेगा, ठीक है, क्या कहलाता है, ओमेगा कार्बन। देखिए यहाँ पे लिखा भी है द कार्बन नेक्स्ट टू द COOH ग्रुप इज डिजाइनेटेड अल्फा, द नेक्स्ट वन इज बीटा एंड सो फोर्थ, और आगे इसी तरीके के नाम दिए गए। द मोस्ट डिस्टेंटली कार्बन, सबसे दूर वाला जो कार्बन है उसको क्या कहते हैं, ओमेगा। समटाइम कार्बन एटम क्लोज टू ओमेगा कार्बन आर डिजाइनेटेड इन रिलेशन टू इट। एग्जाम्पल द थर्ड फ्रॉम एंड इज ओमेगा 3, ठीक है, एंड से तीसरा जो होता है उसको ओमेगा 3 कहेंगे, ठीक है। लास्ट वाले को ओमेगा, उससे पहले वाले को ओमेगा 1, उसके पहले वाले को ओमेगा 2, इस तरीके से नेमिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो ये होता है अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा। होपफुली समझ में आ गया हो। जो फंक्शनल COH ग्रुप, उसके बगल वाला अल्फा कार्बन होता है, बगल वाला कार्बन, उसके बगल वाला बीटा कार्बन होता है, उसके बगल वाला गामा एंड सो फोर्थ, इसी तरीके से नेमिंग होती है। लास्ट वाले को हम ओमेगा कहते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना है कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है अल्फा का, बीटा कार्बन का और ओमेगा कार्बन का, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ नाम भी दिया है, जैसे कुछ एंजाइम्स, कुछ आपके एंजाइम निकल गए मेरे से, कुछ लिपिड्स के नाम दिए हैं जैसे स्टेरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन 18 है और 0 डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ओलेइक एसिड है तो उसमें डबल, एक कार्बन ओमेगा 9 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। लिनोलेइक एसिड 18 है तो यहाँ पे एक ओमेगा 6 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, ओमेगा 6 है। तो इस तरीके से कुछ नाम दिए गए हैं। फैटी एसिड में समझ में आया कि रिमूव होता है सेकेंड कार्बन एटम एट टाइम ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। कार्बोक्सिलिक एंड से जब सेकेंड कार्बन क्या हो, रिमूव हो, तो वो क्या कहलाता है, बीटा कार्बन। उसी तरीके से जब लास्ट वाला रिमूव होगा वो क्या कहलाएगा, ओमेगा, ठीक। The fatty acid containing even and odd number of carbon atom as well as unsaturated fatty acids are oxidized by beta oxidation, ठीक है। अब देखिए द फैटी एसिड कंटेनिंग इवन नंबर एंड ऑड नंबर, देखिए जो फैटी एसिड होते हैं उनमें इवन नंबर एंड ऑड नंबर पाए जाते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर आप सभी जानते हैं, सम संख्या और विषम संख्या, जैसे C18, C19, C20, ठीक है। तो जो इवन और ऑड नंबर हैं उनके बेसिस पे भी आपको पढ़ना आपके सिलेबस में दिया है। और
तो जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा। और सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के क्या एग्जांपल हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन एक, अगर मैं एक समरी यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन की बताऊं तो बीटा ऑक्सीडेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक मतलब यहाँ काटने की बात आ गई, मतलब यहाँ तोड़ने की बात होगी। पामिटिक एसिड के सिंथेसिस में आपने क्या पढ़ा था, एनाबोलिज्म, और यहाँ क्या है, कैटाबोलिज्म, मतलब आप तोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ तोड़ा जाएगा किसको, फैटी एसिड को। अभी वहाँ पामिटिक एसिड के सिंथेसिस पे आपने जोड़ा, अब यहाँ मेटाबॉलिज्म में दोनों चीजें आती हैं, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोसेस बाय विच फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। यहाँ पे फैटी एसिड मॉलिक्यूल क्या होता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है साइटोसॉल में, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में ये चीज कहाँ होती है, साइटोसॉल में, ठीक है, याद रखें, लोकेशन से कभी कभी पूछ लेता है। और यूकैरियोट्स में ये चीज कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये प्रोसेस करता क्या है, ये प्रोसेस जनरेट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इसी एसिटाइल कोएंजाइम ए का यूज आप कहाँ कर रहे थे, पामिटिक एसिड के सिंथेसिस में। तो कुल मिला के एक दूसरे से चीजें क्या है, रिलेटेड है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, उपापचय, तो उसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों ही जरूरी प्रोसेस है, टूटना और जुड़ना दोनों ही जरूरी प्रोसेस है। उसी तरीके से जिंदगी में जीतना और हारना दोनों ही। अगर आप हमेशा हैप्पी रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सैडनेस क्या होती है, या आप हमेशा सैड ही रहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे हैप्पीनेस क्या होती है। तो हमारी लाइफ भी कुछ इस तरीके से स्पाइरल की होती है, अगर मैं बनाना चाहूँ। कभी आप बहुत खुश हैं, कभी आप बहुत खुश हैं तो कभी बहुत ज़्यादा डाउन फील करेंगे, कभी बहुत हैप्पी हैं तो कभी बहुत डाउन फील करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल की बात मैंने की है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जनरेट होता है बीटा ऑक्सीडेशन या ओमेगा ऑक्सीडेशन से, और NADH और FADH का फॉर्मेशन होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए चला जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है, और फिर पामिटिक एसिड के सिंथेसिस में भी यूज हो जाता है। जो NADH और FADH बचता है वो क्या होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं और ATP जनरेट करते हैं, जो कि आगे आपको पढ़ना भी है, आगे यूनिट में, 5th वाली यूनिट में, ठीक है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैकेनिज्म ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की बात करें तो बीटा ये कई स्टेजेस में होता है, ठीक है, और ये स्पेसिफिकली बॉडी के अंदर हमारे लेता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, विद इन द बॉडी होता है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस को। सबसे पहले क्या होता है, एक्टिवेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड, मतलब सबसे पहले एक्टिवेशन करेंगे फैटी एसिड का और ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज एक्टिवेशन होता है, सेकेंड स्टेज ट्रांसपोर्ट होता है। फैटी एसिड के अगर एक्टिवेशन की बात करें तो आप क्या करते हैं, मिलेगा कहाँ से आपको फैटी एसिड, डाइटरी इंटेक से, मतलब खाने से, आपके एडिपोज टिश्यू में जो स्टोर रहता है, आप जो एक्सेस खा लेते हैं एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहता है वो उसको लेंगे, ठीक है। टिश्यू मोबिलाइजेशन, अंडरगो एक्टिवेशन बिफोर एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये प्रोसेस कहाँ होनी है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होनी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने से पहले इसका क्या होता है, क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। इस प्रोसेस में जो है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम का यूज करते हैं, एक्टिवेट करता है। हम क्या करते हैं, ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेज एंजाइम का यूज करते हैं, ये क्या करता है, ये उसको एक्टिवेट करने का काम करता है फैटी एसिड को। दिस रिएक्शन रिक्वायर्स हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। यहाँ पे ATP का हाइड्रोलिसिस मतलब ATP का टूटना भी रिक्वायर होता है, किसके फॉर्मेशन के लिए, एसाइल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन के लिए। अब आपका एसाइल कोएंजाइम ए बन गया, फिर हम उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट। ये देखिए एसाइल कोएंजाइम ए का ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, द एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल जो होते हैं ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, अब इसके अंदर इसको क्या करना है, एसाइल कोएंजाइम ए को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। वेयर बीटा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, बीटा ऑक्सीडेशन प्लेस कहाँ होगा, यही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, याद रखिएगा इस बात को आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेटेड बाय स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कॉल्ड कैरिनीटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1 CPT1। अब ये जो आपका एसाइल कोएंजाइम ए को ट्रांसफर करने वाला प्रोटीन है, वहाँ पे आप सभी को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या पाए जाते हैं, बहुत टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, पोरिन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। और प्रोटीन क्या करते हैं आपके, अब ये लेयर देखिए जाहिर सी बात है, ये यहाँ पे लेयर पाई जाएगी, और ये लेयर में क्या पाए जाते हैं, आपने सैंडविच मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इंटीग्रेटेड प्रोटीन पाए जाते हैं, उसी में क्या पाए जाते हैं, फैसिलिटेटेड प्रोटीन पाए जाते हैं, जो
इस एसाइल को एंजाइम ए को अपने इस गेट के थ्रू अंदर जाने देंगे, ठीक है। और उसमें मदद करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिसको कहते हैं कैरिनिटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज, जिसको कि CPT1 के नाम से कहते हैं, जो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे पाया जाता है। तो इस बात का याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है कौन सा एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, कौन सा इनर, तो आउटर मेम्ब्रेन का एक एंजाइम जान लीजिए आप, क्या है, CPT1, ठीक है। अब CPT1 क्या करता है, कैटालाइज करता है एक्सचेंज ऑफ कोएंजाइम ए विथ कैरिनिटीन। अब कैरिनिटीन के साथ क्या होगा, एक्सचेंज करेगा कोएंजाइम ए का, ठीक है, अलाइंग द फैटी एसाइल कैरिनिटीन टू ट्रांसवर्स द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये अब जो एसाइल कोएंजाइम ए है वो अब क्या करेगा, कैरिनिटीन की मदद से क्या बन जाएगा, एसाइल कैरिनिटीन, और ये एसाइल कैरिनिटीन कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। वंस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंजाइम कैरिनिटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज सेकंड कन्वर्ट्स द फैटी एसाइल कैरिनिटीन बैक इनटू फैटी एसाइल कोएंजाइम ए रेडी फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। एक बार जब एसाइल कैरिनिटीन इसके अंदर चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अब एक और एंजाइम दैट इज CPT सेकंड, ठीक है, कैरिनिटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज सेकंड क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एसाइल कोएंजाइम ए में, ताकि अब इसका क्या हो सके, बीटा ऑक्सीडेशन हो सके, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इतना जो फालतू गिरी हुआ है बस इसीलिए हुआ है कि एसाइल कोएंजाइम ए है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाए। एक बात याद रखिए कि हर दीवार को हर कोई नहीं पार कर सकता, ठीक है। जैसे हर पढ़ाई आप, या मैं हर चीज़ें नहीं पढ़ा सकती आपको, मैं बायोलॉजी अच्छी पढ़ा सकती हूँ, जूलॉजी, बॉटनी, मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा सकती, मैं आपको मैथ नहीं पढ़ा सकती, उसी तरीके से सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, सारी चीज़ों को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव चीज़ें रखते हैं, जैसे CPT1 मदद कर रहा है एसाइल कोएंजाइम को एंटर करने में उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, और जब वो एंटर कर गया तो फिर से उसको उसी के एसाइल कोएंजाइम के फॉर्म में ले आ रहा है ताकि बीटा ऑक्सीडेशन हो सके। अब बीटा ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे मैंने ब्यूटीफुल सा डायग्राम भी दिया है बगल में, और उसके डिस्क्रिप्शन भी दिए हैं, उसको साथ में पढ़ते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल क्या होता है, सेकेंड स्टेज में अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में तो हमने क्या पढ़ा, पहले एक्टिवेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, अभी तक एक्टिवेशन और ट्रांसपोर्ट हुआ है, बना कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या बनेगा, अब बनेगा आपका, ठीक है, मतलब टूटना चालू होगा, एसाइल कोएंजाइम ए बनेगा। सेकंड स्टेज क्या होता है, एक्चुअल बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल है, जहां पे फैटी एसिड का क्या होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका जनरेट होता है। दिस स्टेज अकर्स विद इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और ये स्टेज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मतलब ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये रहा मैट्रिक्स, इसके अंदर ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, और नहीं भी समझ में आती तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को कई बार देख सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए क्या होता है, अंडरगोज अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, किसका, एसाइल कोएंजाइम, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का, यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टिंग रिमूवल ऑफ 2 कार्बन एटम इन फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ से सेकंड कार्बन एटम का क्या होगा, यहाँ से रिमूवल होगा, ये देखिए यहाँ पे बीटा दे रखा है, किस फॉर्म में, एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में। द फर्स्ट स्टेप मतलब लास्टली जाके क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। The first step involve oxidation of fatty acyl coenzyme A by acyl coenzyme A dehydrogenase। अब यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से। यहाँ पे FAD से FADH2 बनेगा, मतलब एनर्जी जनरेट होगी, जो आगे कहाँ चला जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा, जहाँ से ATP बनेगा, ठीक है। यहाँ मैंने बता दिया, विच इंट्रोड्यूस अ डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम। अब यहाँ अल्फा और बीटा कार्बन एटम के बीच में आपको तो क्या देखने को मिल जाएगा, डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका काम है, ये इंट्रोड्यूस करना। अब यहाँ से क्या होगा, दिस जनरेट ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए। अब ये क्या करेगा, ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए जनरेट करेगा। जब ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए जनरेट हो गया, ठीक है, ये रहा ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए बन गया यहाँ पे। अब इस ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए का हाइड्रेशन होगा, ट्रांस इनोइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल का क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। हाइड्राटेज एक एंजाइम है इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्राटेज, या इसे एक और नाम से जानते हैं क्रोटोनेज,
ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्रोटोनेज। जब आपका ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए बन गया, अब उसका हाइड्रेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज, या जिसे क्रोटोनेज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, ऐड होगा। दिस स्टेप्स एड्स वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, आपके बॉडी में पानी का होना, ठीक है, तो हाइड्रेशन मतलब वाटर का ऐड होगा। अब यहाँ पे ये स्टेप क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और बनाएगा L3 हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए, ठीक है, फिर से एक डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा L3 हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए बन जाएगा। यहाँ पे L3 हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसके बाद क्या होता है, फिर फर्दर प्रोसेस में डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, L3 हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए का फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और ये L3 हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से 3 कीटो एसाइल कोएंजाइम ए बना देगा। क्या बना देगा, 3 कीटो कोएसाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे देखिए 3 कीटो कोएंजाइम ए बना देगा। यहाँ भी एक NADH मॉलिक्यूल बनेगा जो आगे जाके ATP का फॉर्मेशन करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप जिसको कि फोर्थ स्टेप कहेंगे, जो है आपका थायोलिटिक क्लीवेज। थायोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, द फाइनल स्टेप ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ 3 कीटो एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। यहाँ पे क्लीवेज होगा, तोड़ा जाएगा इस 3 कीटो एसाइल कोएंजाइम ए को, ठीक है। और यहाँ पे किसकी मदद से तोड़ा जाएगा, यहाँ पे इसको थायोलेज एंजाइम की मदद से, बीटा कीटो थायोलेज एंजाइम की मदद से तोड़ा जाएगा। और यहाँ पे ये जो क्लीवेज होगा, जब ये टूटेगा तो ये क्या जनरेट करेगा, एक फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बनाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा। फिर ये जो आपका शॉर्टर फैटी एसाइल कोएंजाइम ए चेन बनाएगा, जो कि 2 कार्बन शॉर्टर होगा ओरिजिनल फैटी एसिड से। अब जो ये आपका ये ओरिजिनल फैटी एसिड था, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा आपको दिख रहा होगा और ये इससे 2 कार्बन छोटा होगा, क्योंकि इसको तोड़ के आपने एसिटाइल कोएंजाइम ए बना दिया है। 2 कार्बन यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से द शॉर्टर फैटी एसिड कोएंजाइम ए फिर से री इंटर कर जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन में, ठीक है, रिपीट करने के लिए साइकिल को, जब तक कि क्या हो, अंटिल द इंटायर फैटी एसिड ऑक्सीडाइज, जब तक पूरा फैटी एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होगा बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल चलती रहती है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इसी तरीके से टूट के, ठीक है, जब तक पूरा ये ऑक्सीडाइज ना हो जाए। तो फुल्ली प्रोसेस समझ में आया होगा आपको। देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम बीटा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। आप सभी को पता होगा कि बॉडी की हमारी एबिलिटी है एनर्जी को प्रोड्यूस करना। आपको पता ही है कि यहाँ से जो NADH FADH निकल रही है, क्या करेंगे, आगे जाके एनर्जी ही जनरेट करेंगे, ठीक है। एनर्जी बैलेंस जो है बॉडी का, वो हैवीली डिपेंड करता है बीटा ऑक्सीडेशन पे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी काफ़ी जनरेट हो रही है। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए आपको फास्टिंग कर रहे हैं या स्ट्रीनेस कोई एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तो बॉडी में क्या होती है, मेन फ्यूल क्या है हमारे बॉडी का, फ्यूल यानी कि जैसे खाना बनाने के लिए गैस की ज़रूरत होती है, या इंडक्शन वाले चूल्हे पे लाइट की ज़रूरत होती है, या जो गांव के चूल्हे वहाँ पे लकड़ियों की ज़रूरत होती है, सेम हमारी बॉडी को भी फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। और जब आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग मतलब लंबी फास्टिंग कर रहे हैं, स्ट्रीनस बहुत ज़्यादा भारी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी का क्या होता है, फ्यूल जो हो जाता है ग्लूकोज, ठीक है। तो वहाँ पे मेन बॉडी फ्यूल की तरह पे हम किसका यूज़ करते हैं, फैटी एसिड का यूज़ करते हैं, जो स्टोर फॉर्म में है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करता है, विच में ज्वाइन द सिट्रिक एसिड साइकिल। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए उससे बन रहा है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल को ज्वाइन करेगा, और ये क्या करता है, क्रिएट द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट NADH FADH बनाता है, जिसका हम आगे यूज़ करते हैं, ठीक है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक इलनेस है। कैसा इलनेस है, मेटाबॉलिक इलनेस है। कैन बी कॉज्ड बाय फ्लॉज इन द बीटा ऑक्सीडेशन रिलेटेड एंजाइम। अगर आपके बीटा रिलेटेड ऑक्सीडेशन एंजाइम में जिस बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम यूज हो रहे हैं उनमें कोई फ्लॉज आ जाए, उनमें कोई कमी आ जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए इनएफिशिएंट फैटी एसिड ब्रेकडाउन हो जाए, causes buildup of fatty acyl coenzyme intermediates which is hallmark of several illness। अगर मान लीजिए आपके जो फैटी एसिड ब्रेकडाउन है
उसके इंटरमीडिएट जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए तो इससे आपको कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, सेवरल कुछ मेटाबॉलिक क्राइसिस, कुछ मेटाबॉलिक बीमारी है, जैसे आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, आपका लिवर फेलियर हो सकता है, आपको मस्कुलर वीकनेस हो सकता है, आपको कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और है, देखिए यहाँ पे इसको मैं बताऊंगी नहीं, बस मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड किया है और अब इसको पढ़ेंगे कि टिश्यू इन्वॉल्व बीटा ऑक्सीडेशन, ऊपर भी मैंने बताया होता कहाँ कहाँ, तो आपके लीवर में, स्केलेटल मसल में, एडिपोज टिश्यू में, कार्डियक टिश्यू में, लेकिन डिफरेंट टाइम पे होता है, ठीक है। जैसे अगर लीवर की बात की जाए तो ये क्या करता है, स्टोर करता है ट्राइग्लिसराइड को, और जब एनर्जी की नीड होती है तब इस वाले स्टोर फैटी एसिड को आप एनर्जी की तरह यूज कर लेते हैं। स्केलेटल मसल की बात की जाए तो एक्सरसाइज के टाइम पे, ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम पे या इंक्रीज एनर्जी डिमांड है, एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा लगती है, उस टाइम पे आप स्केलेटल मसल में वाले को यूज़ करते हैं। एडिपोज टिश्यूज का भी फास्टिंग वाले टाइम पे या एनर्जी की कमी हो जाए उस टाइम पे आप यूज़ कर लेते हैं। उस तरीके से डिफरेंट टाइम पे इसका यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे, एक और आपका कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या पढ़ना है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन पढ़ना है, फिर ऑड चेन। अभी तो आपने क्या पढ़ा, इवन चेन का, ठीक है। इवन चेन में हमने किसका पढ़ा, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ऑड चेन का, ठीक है। ऑड चेन फैटी एसिड को क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं जिसको कि OCFAS शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, ऑड चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। अब ऑड चेन फैटी एसिड क्या होता है, ये पहले हम अकरेंस जानेंगे कि ऑड चेन फैटी एसिड जो है पाए कहाँ जाते हैं। रुमिनेंट्स फैट, रुमिनेंट का मतलब होता है जो आपके चबाने वाले जानवर होते हैं, जैसे गाय, बकरियां, ठीक है, इनके फैट में और मिल्क में ये क्या पाया जाता है, आपके ऑड चेन फैटी एसिड, जिसका एग्जाम्पल है पेंटा डेकाइलिक एसिड। पेंटा डेकाइलिक एसिड जो है एक ऑड चेन फैटी एसिड है, जो कि आपके रूमिनेंट फैट यानी कि जो जुगाली, रूमिनेंट मीन्स जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे काऊ के फैट में, काऊ के मिल्क में पाया जाए, ठीक है। कुछ प्लांट बेस्ड भी ऑड चेन फैटी एसिड पाए जाते हैं जिनमें ऑड नंबर पाए जाते हैं, जैसे फाइटैनिक फैटी एसिड अब्जॉर्ब फ्रॉम द प्लांट क्लोरोफिल हैज मल्टीपल मिथाइल ब्रांच पॉइंट, ये भी एक है फाइटैनिक एसिड, ये आपके प्लांट बेस्ड हैं। इसके रिजल्ट से क्या होता है, इसके ब्रेकडाउन से 3 ऑड नंबर के कंपाउंड, 2 कंपाउंड मिलते हैं। जब आपका जो ये इसका ब्रेकडाउन होता है आपके फाइटैनिक फैटी एसिड का, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनके रिजल्ट से 2 चीजें बनती है। एक ऑड नंबर यानी कि 3 कार्बन का प्रोपियोनिल सेगमेंट बनता है, याद रखिए इसका बड़ा आगे इसी का काम है ऑड वाले में, ठीक है। 3 प्रोपियोनिल सेगमेंट बनता है और 2 इवन नंबर वाला एसिटाइल सेगमेंट बनता है, ठीक है, एंड 1 इवन नंबर 4 कार्बन आइसोब्यूटाइनिल सेगमेंट बनता है। तो ये जो 3 कार्बन वाला प्रोपियोनिल सेगमेंट है ऑड नंबर है, 3 क्या है, ऑड नंबर है। इवन नंबर में क्या आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं, 3 ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये बनते हैं। ह्यूमंस में प्रोपियोनिक एसिड जो है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा हमारे गट में, हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। ह्यूमंस में क्या होते हैं, शार्प कंट्रास्ट टू ब्यूटाइरेट एंड ऑक्टेनेट द ऑड चेन SCFA शॉर्ट चेन फैटी एसिड पाए जाते हैं। प्रोपियोनेट जो होता है ये पाया जाता है, इसका कोई इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं होता ग्लाइकोलिसिस पे, तो ये कीटोजेनेसिस नहीं करता, कीटोजेनेसिस भी आगे आप पढ़ेंगे। ऑड चेन एंड ब्रांच चेन फैटी एसिड जो होते हैं विच फॉर्म प्रोपियोनिल कोएंजाइम में कैन सर्व एज अ माइनर प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी ग्लूकोज के अलावा किसी भी फैटी एसिड अमीनो एसिड से जो ग्लूकोज का बनना है वो क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो ये इस ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपके ये जो प्रोपियोनिल कोएंजाइम ये है, ये प्रिकर्सर की तरह, मतलब एक प्राथमिक प्राइमरी मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, ठीक। ऑड चेन फैटी एसिड का ऑकरेंस आपने जान लिया। अब ऑड चेन फैटी एसिड क्या होते हैं, दैट ऐसे फैटी एसिड जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम पाए जाएं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इन एडिशन टू बीइंग क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सैचुरेशन एंड और अनसैचुरेशन, इनके सैचुरेशन मतलब कार्बन के बॉन्ड के बेसिस पे भी इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। इनके ऑड और इवन नंबर के बेसिस पे भी इनको डिवाइड करते हैं। बायोसिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि हम एसिटाइल कोएंजाइम ए का यूज कर रहे थे तो वो क्या था, सैचुरेटेड फैटी एसिड था और वो कैसा था, इवन नंबर वाला था, ठीक। आपने इवन नंबर वाला एक पढ़ लिया। उसकी जगह पे जब आप प्रोपियोनिल कोएंजाइम का यूज करें जो कि क्या है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें पाए जा रहे हैं, ठीक है,
एक प्राइमर की तरह यूज करें लॉन्ग चेन फैटी एसिड के, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑड चेन फैटी एसिड सिंथेसिस कहते हैं, OA, ठीक है, ऑड OC चेन FA, ठीक है, OCFAS, ठीक है, फैटी एसिड सिंथेसिस कहते हैं, ऑड चेन फैटी एसिड सिंथेसिस कहते हैं। अगर आप एस्टाइल कोएंजाइम की जगह पे क्या कर रहे हैं, प्रोपियोनिल कोएंजाइम A का यूज कर रहे हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड को बनाने में, ठीक है। तो एक तरीके से ये अल्टरनेटिव पाथवे हो सकता है आपके फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन का, ठीक। डिग्रेडेशन कैसे होता है, बीटा ऑक्सीडेशन क्या जो है, बीटा ऑक्सीडेशन का अल्टरनेटिव पाथवे है। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड नंबर फैटी एसिड प्रोड्यूसेस प्रोपियोनिल कोएंजाइम A, ठीक है। जब बीटा ऑक्सीडेशन ऑड नंबर का आप करते हैं तो प्रोपियोनिल कोएंजाइम A बनता है इंस्टेड ऑफ एस्टाइल कोएंजाइम A, ठीक है, विच मीन्स दैट द ऑक्सीडेशन रिक्वायर 3 एडिशनल एंजाइम, जिसकी वजह से यहाँ पे इस रिएक्शन को होने के 3 एडिशनल एंजाइम भी लगेंगे। पहला जो है वो है प्रोपियोनिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेटिंग द अल्फा कार्बन ऑफ प्रोपियोनिल कोएंजाइम A टू प्रोड्यूस डी मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम A। देखिए आप एस्टाइल कोएंजाइम का यूज कर रहे थे, आगे आपने पढ़ा तो क्या आप बना रहे थे, मेलोनिल कोएंजाइम A। सेम यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे भी मेलोनिल कोएंजाइम A बनेगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से और एंजाइम का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रोपियोनिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज का यूज करेंगे, जो क्या करेगा, प्रोपियोनिल कोएंजाइम A को से डी मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम A बना देगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम A एपिमरेज का यूज करेंगे, जो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन करेगा। यहाँ देखिए प्रोपियोनिल कोएंजाइम A था, आपने CO2 लिया, ATP लिया, सेम बीटा ऑक्सीडेशन जैसे आपने एस्टाइल कोएंजाइम A का किया था। यहाँ पे प्रोपियोनिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज का यूज किया, ADP बना। अब इससे बनाया आ गया आपका मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम A। अब यहाँ पे हमने मिथाइल एक एंजाइम का यूज करके मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम A रेसिमोज का यूज करके यहाँ पे हमने R मिथाइलिन, यहाँ पे S था, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। R मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम A बना लिया। फिर मेलोनिल कोएंजाइम म्यूटेज का यूज करके हमने सक्सिनिल कोएंजाइम A यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, सक्सिनिल कोएंजाइम A, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली देखिए आपने क्या किया, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन करेंगे, स्पेसिफिकली डी आइसोमर प्रोड्यूस्ड बाय कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी फॉर्म बन जाएगा, जो कि ट्रांसफॉर्म इनटू L आइसोमर ऑफ मिथाइलिन कोएंजाइम A। डी आइसोमर प्रोड्यूस्ड, डी से L बनाएंगे। आइसोमर जहां भी है तो आइसोमर का क्या होता है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना, फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना, ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन, बस कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, ठीक है। रिसर्च कंक्लूडेड दैट देयर वाज इंडीड ऑफ रेसिमिक रिएक्शन प्रायर टू रीचिंग सक्सिनिल कोएंजाइम A। रिसर्च कहती हैं कि सक्सिनिल कोएंजाइम A, ये जो आपने डायरेक्टली यहाँ पे बना दिया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सारे रेसिमिक रिएक्शंस होते हैं। फाइनली क्या होगा, मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम A म्यूटेज और एक विटामिन B12 डिपेंडेंट एंजाइम का यूज करके हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे L मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम A को सक्सिनिल कोएंजाइम A में, जिसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तरह यूज करेंगे। अब ये सक्सिनिल कोएंजाइम A इंटरमीडिएट होता है TCA साइकिल का, और ये उसके अंदर एंटर कर जाएगा। वहां पे क्या बन रहा था, जब आप बीटा ऑक्सीडेशन कर रहे थे इवन नंबर के साथ, तो वहां पे एस्टाइल कोएंजाइम A बन रहा था, और यहाँ पे क्या बन रहा है, सक्सिनिल कोएंजाइम A बन रहा है। तो होपफुली आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। थोड़ा सा भी आपको हार्ड लगेगा, बड़े बड़े नाम आपको लगेंगे, लेकिन 1 से 2-3 बार आप पढ़ेंगे आराम से चीजें। पहली बात आप खुद पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। ये जो नोट्स से मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो इसे मैं आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ा देती हूँ, इसे पहले मुझे बनाना पड़ता है, फिर मैं इससे गो थ्रू करती हूँ, उसको देखती हूँ कि कितने सिंपल वे में आपको बताया जा सकता है। तो सोचिए एज अ टीचर मुझे 2 बार पढ़ना पड़ रहा है, तो एज अ स्टूडेंट आपको कम से कम 3 से 4 बार इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। अब पहली बार आप इन चीज़ों से बड़े बड़े शब्द से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब आ जाता है ओमेगा ऑक्सीडेशन। ओमेगा ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ओमेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ओमेगा ऑक्सीडेशन, अब ओमेगा फैटी एसिड क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओमेगा ऑक्सीडेशन का मतलब एक अल्टरनेटिव पाथवे है बीटा ऑक्सीडेशन का, ठीक है। अल्टरनेटिव मतलब जैसे ओमेगा, अगर बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा तो हम ओमेगा ऑक्सीडेशन से भी फैटी एसिड का क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसे एस्टाइल कोएंजाइम A जनरेट करते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग बीटा कार्बन इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ ओमेगा कार्बन, ठीक है। कार्बन मोस्ट डिस्टेंटली कार्बोक्सिलिक, मतलब ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इससे सबसे दूर जो लोकेटेड रहेगा वो क्या कहलाता है, आपका ओमेगा कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है, ओमेगा, ठीक है।
इससे इसका जब हम इससे क्या करते हैं, फैटी एसिड को तोड़ के हम जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओमेगा ऑक्सीडेशन। और ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है बीटा ऑक्सीडेशन का, ठीक है। और ये आपका कहाँ होता है, ओमेगा ऑक्सीडेशन, ओमेगा कार्बन जो है ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडाइज टू अ कार्बोक्सिल ग्रुप इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये कहाँ चलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो लोकेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। द प्रोसेस यूजुअली ए माइनर कैटाबोलिक पाथवे है फॉर मीडियम चेन फैटी एसिड, ठीक है। मीडियम चेन फैटी एसिड के लिए जिसमें 10 से 12 कार्बन एटम होंगे, ठीक है, इस तरीके से। इट बिकम्स मोर क्रिटिकल व्हेन बीटा ऑक्सीडेशन इज डिफेक्टिव। और ये क्रिटिकल हो जाता है कि अगर जब बीटा ऑक्सीडेशन ना हो, तो बीटा ऑक्सीडेशन सबसे इजी है, ठीक है। उसके एब्सेंस में या कभी कभी जरूरत पे हम ओमेगा ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। ओमेगा ऑक्सीडेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके का होने वाला प्रोसेस है, एक एक करके हम इसको समझेंगे, ठीक है। होता क्या है, इन सेवरल स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप के लिए एंजाइम होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्सिलेशन हम करते हैं फैटी एसिड का, ठीक है, एट ओमेगा कार्बन पे, यानी कि लास्ट वाला जो कार्बन होगा हम उस पर क्या करेंगे, कार्बोक्सिलेशन करेंगे। किस एंजाइम की मदद से, साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजनेज की मदद से हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलेशन करेंगे। और क्या बना आपका, इस रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करता है ओमेगा कार्बन पे, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड जो है, ये हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड फर्दर क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा ए कीटो फैटी एसिड बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल एसिटाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे इस अब फैटी जो आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद फैटी एसिड आपका फैटी ओमेगा हाइड्रोक्सिल एसिड बन गया। अब इसका क्या करेंगे, आप यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन से यहाँ पे ये एंजाइम क्या करेगा, रिमूव करता है 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से 2 हाइड्रोजन एटम को ये रिमूव करेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा कार्बन एटम के बीच में, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, अब इस स्टेप में क्या होता है, द कीटो फैटी एसिड इज देन क्लीव्ड इनटू 2 फ्रेगमेंट्स। अब जो कीटो फैटी एसिड है वो 2 फ्रेगमेंट में टूट जाएगा बाय किस एंजाइम की मदद से, थायोलेज एंजाइम की मदद से, जैसा सिमिलरली आपके बीटा ऑक्सीडेशन में भी हो रहा था। अब ये 2 में टूट जाएगा थायोलेज की मदद से, जैसा कि सिमिलरली आपके बीटा ऑक्सीडेशन में हो रहा था, ठीक है। अब इस स्टेप में क्या होता है, दिस स्टेप जनरेट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये स्टेप जो है क्या करता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करेगा, ठीक, विच कैन बी फर्दर मेटाबोलाइज थ्रू वेरियस पाथवे, जिसका फर्दर मेटाबॉलिज्म होता है कई सारे पाथवे के थ्रू, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक सेलुलर रिक्वायरमेंट, डिपेंड करता है कि उस सेल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे फिर आगे उसका फिर से मेटाबॉलिज्म होता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसाइल कोएंजाइम, ये एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो सकता है, विच कैन एंटर इनटू बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे फॉर फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन। हो सकता है कि वो आगे जाके एसाइल कोएंजाइम, हो सकता है ये जो आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है इसका कोई भी फेट हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस सेल को क्या नीड है। अगर इस सेल को नीड है तो एसाइल कोएंजाइम ए बना लेगा और आगे जाके फिर आपका बीटा ऑक्सीडेशन करा सकता है, ठीक है। Alternatively, the dicarboxylic acid can be converted into other metabolites through various enzymatic reaction, या दूसरे सेल में कोई वेरियस मेटाबॉलिज्म अलग मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकता है। This conversion involves the activation of dicarboxylic acid to form acyl coenzyme A, process catalyzed by acyl coenzyme A synthase enzyme। फिर वही acyl coenzyme A बनेगा, फिर सिंथेज रिएक्शन होगा, एंजाइम रिएक्शन, फिर से बन जाएगा फैटी एसिड। तो एक तरीके का ओमेगा फैटी एसिड क्या है, अल्टरनेटिव पाथवे है किसका, बीटा ऑक्सीडेशन का। तीनों चीजें समझ में आएंगे। अब सीरीज वाइज पढ़ते आएंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट पढ़ेंगे जहाँ आपने पाल्मिटिक एसिड का सबसे पहले सिंथेसिस किया, यानी कि एनाबॉलिज्म पढ़ा। फिर आपने कैटाबॉलिज्म में स्टार्ट किया जिसमें आपने बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ा। बीटा ऑक्सीडेशन में हम क्या बना रहे थे, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहे थे। वो क्या था, इवन नंबर का यूज करके बना रहे थे। फिर हमने ऑड नंबर का यूज करा, ऑड नंबर में हमने क्या बनाया, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनाया। अब हम ओमेगा ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम ए ही बनाएंगे, लेकिन अल्टरनेटिव अलग तरीके से, ठीक है, बनाएंगे। अब आपका सिग्निफिकेंस क्या है ओमेगा ऑक्सीडेशन का, तो ये क्या करता है, इट इनेबल द ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड दैट कैन नॉट क्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ऐसे लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं,
अपने साइज की वजह से या लोकेशन की वजह से वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो उनका ये क्या कराता है, मेटाबॉलिज्म कराता है। दिस पाथवे इंश्योर दैट फैटी एसिड कैन बी फुल्ली यूटिलाइज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, इंश्योर किया जाता है कि सेल की नीड के बेसिस, 3 सेल है, मान लीजिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इसका बन गया, उसके बेसिस पे जहां जरूरत जिस तरीके की है फुल्ली इसको क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो हर चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट टॉपिक आपका कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस क्या होता है, कीटोजेनेसिस मतलब कीटोजेनेसिस, कीटोन बॉडीज का बनना। अब कीटोन बॉडीज क्या होती हैं, कीटोन बॉडीज आर नॉट, जो कीटोजेनेसिस पाथवे है आपको 3 कीटोन बॉडीज देखने को मिलेंगी, दैट इज एसिटो एसिटेट, एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। यहाँ पे आप क्या करते हैं, एसिटाइल 2 एसिटाइल को एंजाइम का यूज करके फिर उससे 2 एसिटाइल को एंजाइम एक को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, थायोलेज एंजाइम की मदद से यहाँ क्या बनाएंगे आप, एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए बनाएंगे। फिर यहाँ पे आप HMG कोएंजाइम सिंथेस का यूज करके बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल कोएंजाइम एक बनाएंगे। फिर यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होगा और 3 जो आपको यहाँ पे 3 ऑरेंज कलर की बॉडीज दिख रही हैं, 3 कीटोन बॉडीज, दैट इज एसिटो एसिटेट, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, ये क्या करेंगी, ये बनती हैं आपकी कीटोन बॉडीज हैं। ठीक है, तो कीटोजेनेसिस पाथवे क्या होता है, 3 कीटोन बॉडीज हैं जो कि मैंने फॉर्मेशन भी यहाँ दिखाया गया है, आर मार्क्ड विद इन ऑरेंज बॉक्सेस। ठीक है, कीटोजेनेसिस क्या होता है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कीटोन बॉडीज। कीटोजेनेसिस नाम ही है कि कीटोन बॉडीज का बनना बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या कहलाता है, कीटोजेनेसिस कहलाता है। और ये बनता कैसे है, बाय ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड एंड कीटोजेनिक एमिनो एसिड। ये बनेगा कैसे, जब आपका फैटी एसिड का ब्रेकडाउन हुआ था, फैटी एसिड टूट के क्या बना रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम ही बना रहा था, और इसी एसिटाइल कोएंजाइम ए का यूज करके आप क्या बना ले रहे हैं, कीटोन बॉडीज बना ले रहे हैं। और ये कीटोन बॉडीज सिर्फ फैटी एसिड से नहीं, कीटोजेनिक अमीनो एसिड मैंने पढ़ाया था वहां पे, ग्लूकोनियोजेनिक, कीटोजेनिक, कई तरीके के अमीनो एसिड बनाए थे। तो जो आपके कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं उनका भी यूज करके आप कीटोन बॉडीज बना सकते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज वाया बायोकेमिकल प्रोसेस इज नोन एज कीटोजेनेसिस। ठीक है, द प्रोसेस सप्लाइज एनर्जी टू सर्टेन ऑर्गन। और ये जो प्रोसेस है ना, ये एनर्जी सप्लाई करता है कुछ ऑर्गन को, पर्टिकुलरली जो आपका ब्रेन है, हार्ट है, स्केलेटन मसल है, अंडर स्पेसिफिक सिनेरियोज, कुछ स्पेसिफिक केसेस में, कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में, जैसे कि आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन में है, मतलब इतनी कैलोरी लेनी है, इतनी कैलोरी लेनी है, स्लीप या अदर कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। इन रेयर मेटाबॉलिक डिजीज इनसफिशिएंट ग्लूकोनियोजेनेसिस कैन कॉज एक्सेसिव कीटोजेनेसिस एंड हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, विच में लीड टू द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नोन एज अ कीटोएसिडोसिस। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है, मेटाबॉलिक कुछ डिजीज हो जाती है जिनमें इनसफिशिएंट अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, ठीक है, मतलब तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो इनसफिशिएंट हो गया, जिसकी वजह से एक्सेसिव कीटोजेनेसिस हो जाता है। बहुत ज्यादा कीटोजेनेसिस अगर होने लगा तो आपको क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और ये इस हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, मतलब बहुत कष्टदायी हो सकती है। और इस प्रोसेस को कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, कीटोन बॉडीज जो हैं ऑब्लिगेटली प्रोड्यूस फ्रॉम फैटी एसिड। ठीक है, ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है, कोई चीज जिसको वही बस बना सके, तो ये फैटी एसिड ही बनाते हैं। रादर ए मीनिंगफुल अमाउंट ऑफ देन इज सिंथेसाइज्ड ओनली इन सिचुएशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इनसफिशिएंसी। और ये बनते भी कभी हैं जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में ना प्रेजेंट हो, वेयर ओनली फैटी एसिड्स आर रेडी अवेलेबल एज अ फ्यूल फॉर देयर प्रोडक्शन। और इनको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फैटी एसिड का यूज करते हैं। तो होपफुली आपको कीटोजेनेसिस भी समझ में आ गया होगा। अब मैंने एक ही स्लाइड में आपको पूरा सम अप करने की कोशिश की है कि सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले हमने पढ़ा था पामिटिक एसिड का सिंथेसिस। याद रखिए, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे पामिटिक एसिड का सिंथेसिस हमने पढ़ा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ा। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, उसके बारे में सब कुछ समझा। बीटा ऑक्सीडेशन का इंपॉर्टेंस समझा हमने, सारी चीजें समझी। एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन कर रहे थे जो आगे फिर से इसी पाल्मिटिक एसिड के सिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा, ओमेगा ऑक्सीडेशन पढ़ा, सॉरी ये हमने पढ़ा था इवन नंबर का। फिर हमने ऑड नंबर का ऑक्सीडेशन पढ़ा। ठीक है, ऑड नंबर का ऑक्सीडेशन पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑड नंबर के ऑक्सीडेशन के बाद हमने पढ़ा आपका
कि ओमेगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। ओमेगा ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा, ओमेगा ऑक्सीडेशन के बाद हमने कीटोजेनेसिस पढ़ा, और इतना ही टॉपिक आपके बीएससी के सिलेबस में सेकेंड सेमेस्टर में के था। होपफुली इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको समझ में आती है चीज़ तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।